हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। तो जो मेरा कल वीडियो गया था आप लोगों के पास में, उस पर आप सब ने कमेंट भर भर के करे थे। उस सब के लिए थैंक यू सो मच, इतना सपोर्ट करने के लिए। और सब ने एक ही बात पूछी थी कि हुआ क्या है। तो देखिए, मैंने कल इसीलिए पार्ट 1 डाला था और ये पार्ट 2 आज, और ये वीडियो मेरा आज ही जाएगा। यानी कि आज 29 तारीख है, तो 29 तारीख को ही ये, मतलब आज ही शूट करूँगी, आज ही ये मेरा आप लोगों के पास पहुँचेगा। तो आप लोग समझ सकते हो कि एक वीडियो में पॉसिबल नहीं था बताना, और मेरे लिए भी, मेरी स्थिति भी आप समझ सकते हो, क्योंकि सबके सवाल वही थे कि आपने ये नहीं बताया कि हुआ क्या था। अगर मैं डायरेक्ट वही बता देती, देखिए कि जो क्या हुआ था उनको क्या नहीं है। कहते ना, हम आपके साथ में सुख दुख और मैं अपनी लाइफ का जो भी हमारा रूटीन है वो शेयर करती हूँ। तो फिर जाहिर सी बात है कि शुरू से क्या हुआ था वो भी मैं आपके साथ में डिटेल में ही शेयर करूँगी। ऐसा नहीं है, कहते हैं ना कि शुरुआत कहीं से की नहीं और एंड पे ही पहुंच जाओ। तो इस वजह से मैंने आपको शुरुआत से ही सब कुछ बताया, जिससे कि आप लोग समझ पाओ कि क्या परेशानियां हमने झेली हैं, क्या कुछ हम लोगों ने झेला है। तो मैं आज उसके आगे का ही वीडियो कंटिन्यू करूँगी, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। और जो डिसलाइक करते हैं ना, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि कल मेरा वीडियो में ऐसा क्या था डिसलाइक करने वालों। लेकिन फिर भी मैंने उसमें आप लोगों को ना, आज के में मैं भी ये बोलूँगी कि लाइक करो, डिसलाइक करो, सब्सक्राइब करो, वो आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया है मैंने। आप लोगों को जो पसंद आता है वो कीजिए, जो अच्छा लगता है वो कमेंट कीजिए। लेकिन मैंने तो अपनी लाइफ के जो पल थे, मतलब जो हमने परेशानी वाले गुजारे थे, वो शेयर किए थे आप लोगों के साथ में। लेकिन शायद कुछ लोगों को नहीं रास आए थे, नहीं पसंद आए थे, इसलिए उन्होंने डिसलाइक करे थे। तो सबकी अपनी अपनी सोच है, कोई नहीं, मुझे इस बात से कोई नहीं है कि भाई सामने वाला क्या कह रहा है। वो देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच है, अपने हिसाब से ही सोचेगा। तो चलिए कंटिन्यू करती हूँ वीडियो को। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने रिपोर्ट वगैरह, मतलब टेस्ट इनके सारे हुए थे, रिपोर्ट आ गई थी। रिपोर्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी बीमारी थी इनको, जिसको लेकर के हम सारा ही, मतलब हम दोनों तो परेशान थे ही, लेकिन जो भी रिश्तेदार रिलेटिव थे सब ही एक साथ में परेशान, कि समझ ही नहीं आया कि ये परेशानी क्यों हुई है, ये बीमारी क्यों हुई है। जब डॉक्टर ने बोला ना, क्योंकि उसी वजह से ये था कि इनको खाना नहीं खाया जा रहा था, जिस वजह से ये कमज़ोर हो गए थे। हाँ, इनको गले में कैंसर था, हमें नहीं पता था ये। और कुछ भी इनको पहले तबीयत खराब वगैरह कुछ भी नहीं हुई थी कभी भी इनकी। सडनली बस जब सिंगापुर थे, जैसे मैंने बताया, जब इनकी बातचीत मेरी होती थी तो आवाज़ थी जो इनकी थोड़ी बैठ गई थी। तो इन्होंने मुझे, वही मैंने इनको बोला, ऐसा क्यों हो रहा है कि जैसे गला हमारा बैठ जाता है ना, इस तरीके से इनके आवाज़ कहने लगे, पता नहीं गला जैसा बैठ गया है। तो वो नॉर्मली आप लोगों को पता, हमारे भी सबके गले कितनी बार बैठ भी जाते हैं। हफ्ते 10 दिन निकाले, फिर इन्होंने डॉक्टर को दिखाया, तो वहाँ सिंगापुर में ही इनको डॉक्टर ने बोल दिया था कि मुझे लग रहा है आपके गले में कैंसर पनप रहा है, आप जल्दी से इसका ट्रीटमेंट करा लीजिए। जो कि इन्होंने मुझे नहीं बताया था, क्यों कि पता थी कि मुझे तो यहाँ पता चल गई, वो वहाँ मेरे से ज़्यादा परेशान होगी, इस वजह से तभी था कि सडनली इन्होंने छुट्टी आने का फैसला किया। जब हमारे सारे टेस्ट गोवा में हुए थे तो उसमें हमें रिपोर्ट में पता चल गई थी। उसके बाद में फिर आप लोगों को मैं बताऊं, फिर प्रक्रिया शुरू हुई थी इलाज की, इलाज कराने की। कहाँ कराएं, पूना कराएं, बॉम्बे भी कराया था, बॉम्बे में भी इनका इलाज हुआ, पूना भी मैं इनको लेकर के आए थे, हम लोग आई थी, मैं और यही दोनों ही थे। जहाँ पे भी जाना, भाग दौड़ करना था, हम दोनों ही हर जगह जा रहे थे। और डॉक्टर क्या करते थे, देखो आप लोगों को पता है कि मरीज को आधी बातें नहीं बताते हैं, वो सब कुछ मुझे बताते। तो आप समझ सकते हैं कि घर में अगर किसी को, मतलब हर हस्बैंड को बीमारी कुछ भी हो जाती है तो घर वाले सोचते हैं इसको कम बताएं, जिससे कि ये परेशान ना। वहाँ मैं थी कि घर को भी संभालना था, बेटी को भी संभालना था, और इनको भी। और आप लोगों को मैं बताऊं, खाना बिल्कुल गले से नहीं खाया जा रहा था। इंडोस्कोपी होती थी इनकी, मैं सामने बैठी रहती थी, आप लोग समझ नहीं सकते इस बात को। मैं सामने बैठती थी, डॉक्टर मुझे अंदर ही बुलाते थे कि आप अपनी आँखों से देखो, इतना मोटा पाइप, गले में कुछ नहीं जा रहा है, और वो भी नहीं किया, सुन भी ना, बेहोश किया है, कुछ नहीं। आप सोचो, हमारे गले में इतनी सी भी चीज़ चली जाती है तो हुबकाई आती है और एकदम से खांसी आती है और आंखों में पानी आ जाता है। उनके 12 mm का, 10 mm का, 11 mm का, इस तरीके से पाइप डालते थे गले में। इन पे क्या बीतती थी, इनको देख करके मेरे ऊपर क्या बीतती थी, वो मैं ही समझ सकती हूँ उस वक्त।
सब लोग आज ये बोलते हैं ना, उनके परिवार वाले खासकर, कि पेंशन लेती है, वो कमा के गए, वो इसके पास है, हमें कुछ नहीं दिया। उस वक्त आप लोग कहाँ थे जब आपके भाई को, आपके बेटे को जब ज़रूरत थी? वहाँ मैं थी, कोई नहीं था। मैंने झेला सब कुछ, उन्होंने झेला, उनके साथ मैंने झेला, मेरी बेटी ने झेला, जो कि उस टाइम पर बहुत छोटी थी यार। 4th में बच्चा कितना बड़ा होता है आप बताइए। उसको ये पता तक नहीं है कि मेरे माँ बाप किस दौर से गुजर रहे हैं, क्या कुछ झेल रहे हैं, उसको कुछ नहीं। लेकिन कई बार सोच, सब लोग बोलते हैं ना आपकी बेटी समझदार है। आपको मैं बताऊं, वक्त के साथ समझदार हो जाते हैं, वो भी उस टाइम पे ही समझदार हो गई थी। सच बताऊं, कपड़े धो के चली जाती, काम छोड़ के चली जाती थी, तो अपने आप उतार करके कपड़े तय लगाती थी। मम्मी आएंगे हॉस्पिटल से 9-10 बजे रात को पहुंचती थी, पूरा दिन अकेली रहती थी। मेरी फ्रेंड थी, सारा दिन बेचारी करती थी उसका खाने पीने का, स्कूल का भी काम करा देती थी इसका, क्योंकि उसको टाइम नहीं है। उन्होंने मुझे बोला था कि तू इसकी चिंता मत कर, हम लोग हैं, तू इनको देख और अपने आप को देख। वहाँ मेरे से ये कहने वाला नहीं था कि तूने खाना खाया या नहीं खाया, हम दोनों एक दूसरे को थे। और दूसरी बात, इनको खाने का इतना शौक था मैंने पहले वीडियो में बताया था, इनको सिर्फ 2 ही चीज़ का शौक था, एक खाने का और एक घूमने का। लेकिन जो बंदा गले से इतना सा निवाला, तो खाने का दूर की बात है, पानी नहीं निकल पा रहा है। मेरी सोचो क्या कितनी मैंने भी वो झेला है। सिर्फ दाल में एक रोटी, बहुत पतली दाल बनाती थी, एक रोटी भिगोती थी, उसको मैं मिक्सी में चलाती थी, उसके बाद इन्हें देती थी खाने के लिए। सिर्फ 2 से 4 चम्मच उसमें से भी खाते थे, फिर कितनी बार गले में अटक जाता था। प्राइवेट में मैंने कोई इलाज नहीं कराया, इस वजह से, सॉरी, सरकारी में मैंने कोई इलाज नहीं कराया। जो हमारे नेवी के हॉस्पिटल थे, गोवा में भी, बॉम्बे में, तो वहाँ मैंने कि कहीं थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं हो जाए, मैं कि जितना भी होगा प्राइवेट में ही कराऊंगी, क्योंकि जरा सी भी छू के लापरवाही मैं नहीं चाहती थी। और ये भी नहीं, इनको भी हमेशा डॉक्टर को यही बोलते थे कि आप कोई भी खर्चा बोलो, चाहे कहते ना हमें कुछ भी करना पड़े यार, जिनके पास नहीं होता है वो कर्जा कर कर के भी इलाज कराते हैं। लेकिन इनके पिता ने एक बार भी ये नहीं बोला फ़ोन करके, जिसमें खुद नेवी से रिटायर थे, पेंशन लेते थे, सब कुछ था, खेती का, पेंशन का, जो कि दोनों को दे रहे थे अपने बेटों को। लेकिन इनको एक बार भी ये नहीं बोला फ़ोन पे भी कि तू इलाज करा, तेरे जो भी होगा खर्चा या कुछ भी, मैं पीछे खड़ा हूँ, जब भी तुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं पीछे खड़ा हूँ। भले ही ना मांगते, लेकिन इतना कहना तो बनता है ना एक बाप का। लेकिन नहीं बोला। आप सोचो किस बात का पिता है फिर। सब लोग बोलते हैं ना कि बहू बेटे बुरे हो जाते हैं, दुनिया में बहू बेटे नहीं, माँ बाप भी बुरे होते हैं। ऐसा नहीं है कि बहू बेटे ही खाली बुरे हैं। कभी एक फ़ोन तक करके नहीं पूछते थे। ये हमेशा कितनी बार ये बोलते हैं कि तेरे घर से सुबह से शाम तक फ़ोन आता है, तेरे पापा का, घर वालों का, हम आ रहे हैं। हम रोकते थे। ये मुझे बोलते कि पापा वगैरह अगर लेडीज कोई आएगी तब तो है कि भाई तुम्हारे घर को संभाल लेगी, तुम मेरे साथ भाग दौड़ कर लोगे, क्योंकि सब कुछ तुम्हें पता है, कहाँ जाना है मुझे, किसके पास क्या डॉक्टर बोल रहा है, क्या दवा देना, क्या रिपोर्ट है। जब मेरे साथ तुम रहती हो तो तुम्हें पता है हर चीज़ का। जो गांव से अगर जेंट्स आएगा उसको नहीं पता है, मेरे साथ तो चला जाएगा, लेकिन तुम्हें भी जाना पड़ेगा, तुम्हारे लिए डबल खर्चा, मतलब डबल काम हो जाएगा कि उनका भी खाने पीने का देखना, अपना भी और मेरा भी। इससे अच्छा है कि हम दोनों ही ठीक हैं। लेकिन इनके घर से किसी ने ये नहीं बोला कि हम आए। जब मैंने ही फ़ोन करके इनके पिता को बोला था कि आपका कोई फ़र्ज़ नहीं बनता है बेटे के प्रति, जिस बेटे ने हर जगह पे अपने भाइयों के लिए साथ में खड़ा रहा, पूरे रिश्तेदार जानते हैं, ऐसा नहीं मैं खाली वीडियो में बोल रही हूँ आप लोगों को, पूरे रिश्तेदार जानते, दोनों भाइयों का कभी साथ नहीं छोड़ा था, कभी बाप का और माँ का नहीं छोड़ा था। लेकिन उन्होंने एंड में साथ नहीं दिया। सिर्फ दिया किस लिए कि पैसा हमें मिले। वो भी मैं बताऊंगी कि कितनी बड़ी बेईमानियां करके बैठे हैं और करी ही हैं, जिसमें आज मुझे ये बोलते हैं कि यूट्यूब पे हमारे बारे में ना बोलो, और जो भी हमारे बारे में बोला डिलीट करो। अभी तक तो बोला नहीं है, आगे सारी सच्चाइयाँ बताऊँगी, सारी औकात बताऊँगी उन लोगों के, आप लोगों को भी। अभी तो इसी पे फोकस करती हूँ। तो हम लोगों ने आपको बताया, बॉम्बे तक भी रिलायंस का हॉस्पिटल है, धीरू भाई अंबानी ज़्यादातर सब ही जानते होंगे बॉम्बे में। वहाँ मैंने ट्रीटमेंट कराया इनका, वहाँ रिपोर्ट दिखाई डॉक्टर को। डॉक्टर ने बोला कि रेडिएशन और यही सब है, वो करा लीजिए। वो सब हमारा मतलब कराया था, जैसे होली से सब ट्रीटमेंट इनका चालू हुआ। सुबह घर से निकलते थे, शाम को मियाँ बीवी घर में घुसते थे। इनके लिए मैं जूस बना के लेके जाना, थर्मस में चाय बना के, सुबह की 4 बजे उठती थी
क्योंकि एक एक घूंट लेते थे बस। तो 4-5 चीज़ें मैं बना के ले जाती थी कि एक चीज़ से कहीं बोर ना हो जाएंगे, कहीं जूस भी लेके जाऊँ, कई सारे रियल के जूस के डब्बे भी ले जाती थी कि नॉर्मल जूस तो बना करके थोड़ा सा ये हो जाएगा ना, ख़राब हो जाता है कुछ 1-2 घंटे बाद, नहीं पीना चाहिए। तो चलो रियल के जूस के डब्बे जो भी था, चाय, इनको मन करता दूध का, डॉक्टर ने ये बोला जो इनको पीने देना है आप लिक्विड में जितना चाहो उतना दो। आपको सच बताऊँ इतना नहीं खाया जाता था, लेकिन डॉक्टर में लास्ट तक भी इनका जैसे हर हफ्ते टेस्ट होता थे। जिस दिन इनको कीमो होती थी उस दिन, उससे एक दिन पहले इनका टेस्ट होते थे, ब्लड वगैरह के सब कुछ। तो नॉर्मल ही सारी रिपोर्ट, वैसे सब कुछ नॉर्मल था इनका पूरी बॉडी में, सिर्फ गले में ही यहीं कैंसर पनपा था। तब भी डॉक्टर ने मुझे ये कही कि जिस हिसाब से ये नहीं खा पा रहे हैं, फिर भी इनका वजन जितना वहाँ से आए थे सिंगापुर से वहीं आपने रोका हुआ है। क्यों? मैं दिन और रात मैंने नहीं देखा था, तो दिन में भी या रात में भी क्योंकि आप लोगों को पता है एक इंसान अगर अन्न नहीं खाएगा तो भूख तो लगेगी। तो रात के 12 बजे 1:30 बजे चाय पीने का मन हो रहा है, चाय बना के दे दी, दूध पीने का मन होता था, दूध बना के दूध दे दिया। टैबलेट वगैरह जो डॉक्टर देते थे तो वो दूध में ही पीस करके देनी होती थी, क्योंकि वैसे तो आप लोगों को पता है टैबलेट इंसान निगल ही नहीं पा रहा है। तो जो भी दवा गोली थी वो दूध के द्वारा ही इनको दी जा रही थी। तो वो सब मैं करती थी। फिर सुबह को 1-8 घंटे सोती थी और मेरी खुद की तबीयत ख़राब हो गई। वो भी सब किया था, कोई बात नहीं, क्योंकि तबीयत, मैं वही इनको बोलती थी कि मुझे इतनी बड़ी बीमारी है, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली हो रहा है, जब ठीक है ठीक हो जाऊंगे। लेकिन आपके साथ जो हो रहा है वो हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहीं डॉक्टरों की ये नहीं हो जाए कि थोड़ी भी लापरवाही, शायद नसीब नहीं साथ दे रहा था। तो सब कुछ हुआ है इनका। मई जून में रेडिएशन वगैरह सब कंप्लीट हो गया था। आपको सच बताऊँ नॉर्मल रिपोर्ट आ गई थी, बहुत शांति मिली। उसके बाद में थोड़ा ये खाने लगे थे, जैसे आलू का पराठा बनाती थी मैं, आलू का पराठा खा लेते थे, ऐसी सॉफ्ट जो चीज़ होती थी। फिर दाल चावल बिना पीसे, नहीं तो मैं दाल या चावल भी मिक्सी में पीस के देती थी, तो फिर इनको दाल चावल ही बिना उसके खाने लगे थे। तो अंदर से बड़ी खुशी होती थी, मैंने कि दाल चावल वगैरह थोड़ा थोड़ा इस तरीके से खाने लगे हैं। अब अच्छी बात है, क्योंकि देखो इंसान जब ठीक होने लगता है तो बहुत खुशी होती है। मैंने कि चलो जो भी देखा झेला है, कुछ भी है, आप ठीक हो जाओ, हम सब भूल जाएंगे। उसमें हमें कोई ये बोल देता कि मेरी वजह से तुम दोनों कितने परेशान हो। मैंने कि ऐसा कुछ नहीं, हमसे ज़्यादा आप परेशान हो। जब कितनी बार आपको मैं बताऊं गले में पाइप डालते थे ना, जाता ही नहीं था बिल्कुल भी गले में, क्योंकि बिल्कुल चौक हो चुका था, गले में नहीं जाता था। फिर डॉक्टर क्या करते थे, मैं क्योंकि बर्दाश्त के बाहर होता था बिल्कुल भी, ये जब इनकी आवाज़ आती थी ना वो मैं आज भी नहीं बर्दाश्त कर पाती हूँ। तब डॉक्टर, फिर मैं उनको कई बार डॉक्टर को मेरा झगड़ा हो जाता था कि आप लोग ये तो सोचोगे इंसान कब तक झेलेगा यार, वो तो इतनी हिम्मत वाले थे तो झेल रहे थे। तब वो लेके जाता था फिर ऑपरेशन के अंदर, ऑपरेशन थिएटर में, कि इनको बेहोश किया जाएगा, एनेस्थीसिया दिया जाएगा। तब इनको मैंने कि हाँ वो मुझे मंजूर है कि कम से कम उनको परेशानी तकलीफ तो नहीं होगी। फिर उनके 1-1.5 घंटा लगता था, पाइप डाल, तार डाल, जिससे कि थोड़ा गला ये खुले, कुछ खाने के लिए अंदर जाए पेट में। ये सब हुआ, चलता रहा, फिर ठीक हो गए नॉर्मल ही, घर में थोड़ी शांति आराम से। फिर लाइफ थोड़ी सी पटरी पे ये हुआ 1-2 महीने के लिए। फिर सडनली इनकी सितंबर के एंड में तबीयत दोबारा से ही ऐसे होने लगी। फिर डॉक्टर ने बोला टेस्ट, क्योंकि 6 महीने के बाद, डॉक्टर ने पहले ही बताया 6 महीने के बाद, 3 साल के बाद, 5 और 10 साल के बाद ये कभी भी वापस आ सकता है। जो डॉक्टर बताते गए थे हमने ट्रीटमेंट उसी हिसाब से किया गया था। तो जब सितंबर के एंड में इनकी तबीयत जैसे ख़राब, वैसे हर महीने टेस्ट हो रहे थे, इनकी ख़राब हुई थी, टेस्ट बोले थे उसने, कुछ MRI वगैरह वो सब हुई। तब उसने बोला कि इनको दोबारा से उभर के आया यार, इस बार बहुत बड़ा रूप लेके उभर के आया है, तुरंत ही आप ऑपरेशन करा लीजिए, मैं बॉम्बे के लिए आपको रेफ़र करती हूँ। अगर मुझे डॉक्टर पहले ही बोलता ना कि रेफ़र कर देता हूँ मैं और ऑपरेशन करा लो, तो आपको सच बताऊँ मैं पहले ही ऑपरेशन करा लेती इनका। लेकिन डॉक्टर ने नहीं बोला। मैं पूना तक भी आई, इनको बॉम्बे तक भी, गोवा में भी, सब जगह दिखा। जो गोवा में ट्रीटमेंट चल रहा था, बॉम्बे में टाटा हॉस्पिटल है जो आप लोगों को पता है कैंसर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसके ही डॉक्टर थे जो गोवा में थे जिनसे ट्रीटमेंट चल रहा था। फिर उन्होंने हमें रिलायंस हॉस्पिटल में रेफ़र किया, वहाँ रिपोर्ट दिखाई। एक जुपिटल हॉस्पिटल है थाने में, वहाँ के लिए भी हमने वहाँ उनको रिपोर्ट दिखाई, उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं बहुत देर हो चुकी है, कुछ नहीं हो सकता। फिर एक अंधेरी में है,
वो हॉस्पिटल का नाम मैं भूल गई। वहाँ के डॉक्टर को हमें किसी ने बोला था, रिलेटिव थे एक, उन्होंने बोला कि वहाँ पे भी डॉक्टर अच्छे हैं, डॉक्टर मेहता हैं, काफ़ी एजेड हैं, एक्सपीरियंस है, टाटा हॉस्पिटल के ही डॉक्टर हैं, आप उनसे मिलिए। उनसे मिले, उन्होंने डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह सब कराए, अपनी रिपोर्ट देखी तो बोला कि ऑपरेशन हो जाएगा इनका, लेकिन हमेशा के लिए आवाज़ चली जाएगी, ये बात नहीं कर पाएंगे। बहुत वो हुआ था, लेकिन फिर भी ये था कोई बात नहीं, बात नहीं कर पाएंगे तो हमारे साथ तो रहेंगे, हमें वो भी मंजूर था। मैंने कि हम ऑपरेशन कराएंगे इनका। तो हम आ गए थे 3 अक्टूबर को बॉम्बे। इनका ऑपरेशन था 18 अक्टूबर को, क्योंकि टेस्ट वगैरह कराना उन सब में इतना टाइम चला गया था। 18 अक्टूबर को ऑपरेशन था, उस दिन था दशहरा, 18 अक्टूबर को इनका ऑपरेशन होना था। सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल थी। तो डॉक्टर ने बोला कि आप ना सुबह 5 बजे, इन्होंने बोला 8 घंटे ऑपरेशन चलेगा इनका। तो उन्होंने बोला बाद में ना एक मशीन हम यहाँ फिट कर देंगे, तो ये हाथ लगा करके आपसे बात, जैसे जो ज़रूरत की होगी उसको ये बात कर सकते हैं। मैंने कि चलो ठीक है कोई नहीं। उन्होंने हमें बहुत सारे केस बताए, दिखाए। तो चलो, क्योंकि इंसान यार कहते ना, चाहे बोले नहीं, बात नहीं, मतलब सुने नहीं, लेकिन हमारे साथ रहे, हमें वो सबसे सही है। तो मैं कि वो भी हमें मंजूर है। तो ऑपरेशन जिस टाइम पे था उनका 7 बजे से स्टार्ट होना था, 4 बजे से उनकी प्रक्रिया शुरू हो गई थी। आप लोगों को पता ही, ऑपरेशन से पहले बहुत सारे काम होते हैं। डॉक्टर ने इनके साथ ही मुझे छोड़ दिया कि आप खूब ढेर सारी बातें कर लो, क्या करना है, मतलब फिर भी ये हो जाएगा कि कुछ टाइम ये नहीं बात करेंगे जब तक हम मशीन फिट नहीं करेंगे, उसके बाद भी ज़रूरत की ही बातें कर पाएंगे। तो मैं पूरे ऑपरेशन थिएटर में इनके साथ रही थी। जब ये हुआ कि हाँ अब इनका ऑपरेशन स्टार्ट होने वाला है, एनेस्थीसिया इनको दिया जाएगा, तब डॉक्टर ने मुझे बाहर भेजा कि आप वेट करो। उस टाइम पे मेरा छोटा देवर गया था। मैं ये नहीं है कि जो जहाँ गया, जहाँ जिसने काम किया मैं उसका नाम वहाँ लूँगी, वहाँ छोटा देवर गया, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने अपने फादर को और भाइयों को बोला कि मैंने आज तक सब कुछ किया, और जिसमें मैंने उन लोगों को फ़ोन करके बोला, तब वो वहाँ छोटा वाला गया। तो मैं और वो दोनों बाहर बैठ के वेट कर रहे थे। 3 घंटे हो गए थे ऑपरेशन चलते हुए। 8 घंटे ऑपरेशन, आप समझ सकते हो कि 8 घंटे बाहर बैठना कितना मुश्किल है। लेकिन फिर भी 3 घंटे के बाद डॉक्टर आया ऑपरेशन से बाहर, और सीधे नीचे अपने केबिन में सिस्टर आई कि आपको नीचे बुलाया है। मैं गई केबिन में, मेरा देवर भी मेरे साथ गया। डॉक्टर ने, आपको सच बताऊं, मेरी तरफ से कमर करके दीवार की तरफ मुंह करके खड़े थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या हुआ, क्योंकि 8 घंटे का ऑपरेशन था, आप यहाँ कह रहे ऑपरेशन फेल हो गया, नहीं हो सकता कामयाब। क्योंकि जब हमने ऑपरेशन चालू किया है तो उनके यहाँ गले में कैंसर था, जो हम उनकी रीढ़ की हड्डी को पीछे, हमारे स्पाइनल कोड को, उसको टच कर गया। अगर हम थोड़ा भी अब आगे ऑपरेशन करते हैं तो वो वहीं ख़त्म हो जाएंगे, नहीं बचा पाएंगे हम। अब आपके ऊपर है कि हम ऑपरेशन रोक करके वहीं सब बंद करें या फिर ऑपरेशन चालू करें। अब आप हमें बताएंगे, क्योंकि आपका डिसीजन के लिए ही मैं बाहर आया हूँ। तो आप सोचो उस टाइम पे मैं क्या करती। मैंने कि नहीं कराना है मुझे ऑपरेशन। जो इंसान मेरे साथ 2 महीने 4 महीने रहेगा वो आज ही चला जाएगा, नहीं। मैंने कि रोक दो। मैंने ऑपरेशन को रुकवाया, लेकिन डॉक्टर ने एक चीज़ बोली थी, क्योंकि इनको पता थी कि मेरी आवाज़ चली जाएगी। तो उन्होंने बोला कि जिस टाइम पर ये ऑपरेशन से बाहर निकलेंगे ना, कभी बोलेंगे तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी, आप उनको कैसे संभालेंगे। क्योंकि जब उनको पता चलेगी मेरा ऑपरेशन फेल हो गया है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, और इस टाइम पे उनकी परेशानी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने कहा ठीक है, वो मैं क्योंकि इतना सब कुछ करती आ रही थी तो ये काम भी मैं करूँगी। तो बल्कि मैं अंदर गई, जब आईसीयू में आए थे, आईसीयू में आप समझ नहीं सकते उस टाइम पे इतनी हालत थी। गला पूरा यहाँ से इतना कट चुका था, यहाँ से पाइप लगा दिया डॉक्टर ने, लीवर में एक डायरेक्ट पाइप लगा दिया कि गले से कुछ नहीं खा पाएंगे। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वो ऑपरेशन इतना बड़ा वो हो गया कि फिर मैंने को एक चाय भी, क्योंकि दूसरे दिन क्या हुआ, इन्होंने बोला मैं बोल पा रहा हूँ क्यों। मैं के डॉक्टर ने बोला कि 2-4 दिन के बाद दोबारा ऑपरेशन होगा, पहले चरण में इतना हुआ, आगे होगा आपका। मैंने कि धीरे धीरे इनको समझाऊंगी। जैसे ही मैं कैंटीन में गई थी चाय पानी के लिए, मेरे देवर ने पीछे से बता दिया कि आपका ऑपरेशन फेल हो गया, जो कि इनके बीपी बहुत गड़बड़ आ गया था। मुझे बहुत गुस्सा आई थी जब मैं अपने आप से कर रही हूँ, तो तुम क्यों वो कर रहे हो, क्या चाह रहे हो यार। उन्होंने बता दिया, फिर भी कोई बात नहीं, इनको पता चल गई थी। इन्होंने बोला चाय पीनी है मुझे, मैंने चाय इनको पिलाई। जो यहाँ से इन्होंने पाइप लगाया था एक डब्बा चाय जैसे फट से डब्बे के अंदर, क्योंकि यहाँ जो भी कनेक्शन था हमारे पीठ में जाने के लिए सब कट चुका था।
मुंह के द्वारा कुछ भी इनके पेट में नहीं जा रहा था। डॉक्टर ने फिर मुझे बताई थी कि यहाँ से हम लोगों ने सब खत्म कर दिया है, सिर्फ बातें कर पा रहे हैं, ये अब कुछ नहीं खा के, अगर मुंह से कुछ खाएंगे तो पेट में नहीं जा पाएगा इनका। तो अब लीवर द्वारा ही आप खिलाओ। पाइप जो लगाया है उसी द्वारा लिक्विड दो इनको, सिर्फ दूध। तो उसके बाद में अक्टूबर था, उस टाइम पे करवा चौथ थी 26 अक्टूबर की। 25 में मैंने डॉक्टर को बोला हमें डिस्चार्ज वगैरह कह रहा, हाँ आपने 23 को, क्या आपको 24 को या 25 को डिस्चार्ज किया जाएगा। फिर हम गाजियाबाद, सब ने बोला इधर ही आ जाओ, हम लोग भी देख लेंगे, हम परेशान हैं। हम गाजियाबाद वापस आ गए थे। करवा चौथ मुझे नहीं पता था कि वो मेरी आखिरी वाली करवा चौथ रहेगी। 25 की रात को मैं 2:30 बजे, क्योंकि हमारी 12 बजे के आसपास बॉम्बे से फ्लाइट थी, 2:30 बजे हम दिल्ली आए, उसके बाद गाजियाबाद आए, 2-2:30 बजे मतलब मैं घर पहुंची। मेहंदी लगाई, कोई मन नहीं था, बस जैसे भी है कि अगले दिन करवा चौथ है, अगले दिन करवा चौथ मनाई थी। उसकी वीडियो भी मेरे पास आज तक भी है। उनके जो पाइप लगे थे और जो यहाँ से पाइप लगे वो सब मेरे पास आज तक भी वीडियो है। तो बहुत एकदम ऐसे हो गए थे। तो करवा चौथ वो मेरी लास्ट थी। फिर उसके बाद में दीपावली थी 5 नवंबर की, 2010 में 5 नवंबर की दीपावली थी। 4 की छोटी दीपावली थी, वो हमारी आखिरी दीपावली हुई नहीं। 4 नवंबर को ये हमें छोड़ के चले गए थे। अगले दिन बड़ी दीपावली, दुनिया धूमधाम से त्यौहार मना रही थी और हमारा सब कुछ खत्म हो गया था। बस इतना ही है, बाकी का मैं अब आगे बताऊंगी आपको।